एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई इस्पात संयंत्र में 250 टन लोहा चोरी मामले में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चोरी के इस पूरे खेल में ट्रकों की अदला बदली, नंबर और GPS बदलने से लेकर प्लांट के अंदर रेकी तक की सुनियोजित साजिश सामने आई है। बीएसपी में 250 टन लोहा चोरी करने वाले सिंडिकेट ने इस काले कारोबार को अंजाम देने के लिए बेहद शातिराना प्लानिंग तैयार की थी। गिरोह ने पहले ट्रकों और मशीनों को प्लांट के छोटे मोटे ठेकों में लगाकर अंदर तक अपनी पहुंच बनाई। ड्राइवर और कर्मचारी नियमित काम के बहाने प्लांट के भीतर रेकी करते थे और जहां लोहा पड़ा मिलता था उसे चिन्हित करते थे। इसके बाद फ्लाई ऐश और डस्ट की आड़ में ट्रकों में चोरी का लोहा भरकर बाहर निकाला जाता था। गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग पहले से तय रहती थी ताकि किसी को शक न हो। चोरी के इस खेल में एक जैसे रंग के ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था और प्लांट के अंदर नंबर प्लेट व GPS तक बदल दिए जाते थे। लोहे को छिपाने के लिए ट्रकों में ऊपर से डस्ट की मोटी परत बिछा दी जाती थी। प्लांट से बाहर निकलने के बाद चोरी का माल गोदामों में पहुंच जाता था, जहां से इसे दूसरे ट्रकों के जरिए उद्योगों तक सप्लाई किया जाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना संजय सिंह पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। बताया जा रहा है कि रोजाना कई ट्रकों के जरिए लोहे की चोरी की जाती थी। इस मामले में अब तक पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस पूरे सिंडिकेट में और भी कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। रायगढ़ में अवैध लोहे के कबाड़ के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुसौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 20 टन से ज्यादा लोहे का स्क्रैप जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले से पुसौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे लोहे के स्क्रैप से भरे ट्रक को पकड़ लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सूरजगढ़ पुल के पास घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच के दौरान ट्रक में करीब 20 टन 700 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप मिला। चालक से स्क्रैप के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने चोरी की संपत्ति होने के संदेह में चालक को गिरफ्तार कर ट्रक और स्क्रैप को जब्त कर लिया। आरोपी की पहचान उड़ीसा के मयूरभंज निवासी रामा विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जब्त स्क्रैप की कीमत करीब 1,22,000 रुपए और ट्रक की कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों को मिलाकर कुल 9,22,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आशंका है कि अवैध कबाड़ को किसी औद्योगिक इकाई या प्लांट में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। SSP शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध कबाड़ के परिवहन और खरीद फरोख्त पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में एक 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में 7 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। मां के प्रेम संबंध में रुकावट मानकर आरोपी बॉयफ्रेंड ने बच्चे की जान ले ली, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के आमनाका क्षेत्र में 4 साल के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को 7 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का बच्चे की मां से प्रेम संबंध था और वह अक्सर उसके घर आता जाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चे को अपने रिश्ते में बाधा मानता था और इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने से सामने आया, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया और ट्रक चलाने के दौरान कई राज्यों में छिपकर पुलिस से बचता रहा। आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई और लगातार तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती रही। आखिरकार मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने 10 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। केरल में इस साल निपाह वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोझिकोड के 43 वर्षीय मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राज्य में निगरानी बढ़ा दी गई है और संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। केरल में इस साल निपाह वायरस के पहले मरीज की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग में सतर्कता बढ़ गई है। कोझिकोड के रहने वाले 43 वर्षीय व्यक्ति को बुखार आने के बाद पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मरीज हाल ही में एक गोदाम की सफाई करने गया था, जहां से संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। निपाह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है और संक्रमित जानवरों या व्यक्तियों के संपर्क से भी फैल सकता है। यह वायरस लार, खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। निपाह संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। केरल में साल 2018 के बाद यह निपाह संक्रमण का छठा प्रकोप माना जा रहा है। इसके पहले साल 2024 में भी 2 मामले सामने आए थे, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर की काटाडीह बीएसयूपी कॉलोनी में एक रील बनाने को लेकर हुआ विवाद मारपीट और तनाव तक पहुंच गया। तुलसी के पौधे के पास हुई कहासुनी के बाद 2 महिलाएं घायल हुई। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने पड़े। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र की काटाडीह बीएसयूपी कॉलोनी में एक छोटी सी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तुलसी के गमले के पास बच्चों द्वारा रील बनाने और गमले को हिलाने का विरोध करने पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस घटना में 2 महिलाओं के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि बीच बचाव करने पहुंची एक अन्य महिला भी घायल हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार रात विरोध जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बस्ती में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूचना मिलते ही मुजगहन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर माहौल शांत कराया, शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी जारी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल्स की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रायपुर की मोदापारा थाना क्षेत्र स्थित एमजी रोड पर जया ऑटोमोबाइल्स की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे दुकान खुलने के कुछ समय बाद अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया और आग तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोरूम में रखे टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स, प्लास्टिक सामग्री और ज्वलनशील लुब्रिकेंट्स के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक लगातार पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद बिल्डिंग में धुएं को बाहर निकालने और सुरक्षा जांच का काम किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
पुलिस और फायर विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है और आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। आयरलैंड के बेलफास्ट में चाकूबाजी की एक घटना के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बड़े प्रवासी विरोधी दंगों में तब्दील हो गया है। बेलफास्ट से लेकर ब्रिटेन के कई शहरों तक हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट और आसपास के इलाकों में प्रवासी विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। नकाबपोश भीड़ ने घरों, दुकानों, बसों और वाहनों को निशाना बनाते हुए कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की। न्यूटा उनार्ट्स रोड पर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जबकि कुछ दुकानों में लूटपाट की घटना भी सामने आई। हिंसा की शुरुआत एक चाकूबाजी की घटना के बाद हुई, जिसमें एक आयरिश व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूडान का एक शरणार्थी है, जो पहले फ्रांस और फिर ब्रिटेन पहुंचा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रवासी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक झड़पों में बदल गया। हिंसा के डर से कई प्रवासी परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और कुछ व्यापारियों को प्रतिष्ठानों को बंद करना पड़ा है। बेलफास्ट इस्माइलिक सेंटर ने सुरक्षा कारणों से अपनी धार्मिक गतिविधियों को भी प्रभावित होने की जानकारी दी। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और कई नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर दिए बयानों को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उन्हें सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर बताया है। अदालत ने कहा कि एक गृहिणी का योगदान परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है, इसलिए उनके काम की कीमत को कम नहीं आंका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गृहिणियों के घरेलू कार्य और उनके योगदान को नई पहचान दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि गृहिणी केवल घर संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह आने वाली पीढ़ी के निर्माण की में अहम भूमिका निभाती है। अदालत ने कहा कि परिवार में एक गृहिणी को होम मेकर की जगह नेशन बिल्डर कहना अधिक उचित होगा। यह टिप्पणी सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत के मामले में पति को अतिरिक्त मुआवजा देने के आदेश के दौरान की गई। कोर्ट ने माना कि यदि घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो एक गृहिणी की अनुमानित आय करीब 30,000 रुपए प्रति माह मानी जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में गृहिणी की मौत या चोट की स्थिति में केवल आय न होने के आधार पर कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत घरेलू देखभाल और सेवाओं के नुकसान को मुआवजा के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वीकार किया है। बेंच ने मुआवजा तय करने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें गृहिणी की उम्र, शिक्षा, कौशल, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। इस फैसले को गृहिणियों के आदर्श श्रम को कानूनी मान्यता देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी समाज में महिलाओं के योगदान को नई पहचान देने वाली मानी जा रही है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में मुआवजा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। सीजफायर के बाद लगातार पूरे दिन हुए अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। गुरुवार सुबह अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर नए हवाई हमले किए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सारिकी इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। संभावित खतरे को देखते हुए कई स्थानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौते से जुड़ी बातचीत में देरी कर रहा है और अमेरिका दबाव की नीति जारी रखेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने टॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमला किया है।
इन हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया की स्थिति पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने का दावा किया। हालांकि इन हमलों से किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार बढ़ते हमलों ने क्षेत्र में संघर्ष के और गहराने की आशंका बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर नजर बनाए हुए है। हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और आगे की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों की अगली रणनीति पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक अब बेहद करीब है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं आज से प्रदेश भर में तेज हवाओं, गरज, चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के लिए मौसम अनुकूल होता नजर आ रहा है और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। 11 जून से प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बुधवार शाम राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है। फिलहाल सभी की नजरें मानसून की पहली बारिश पर टिकी हुई हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए लोकतंत्र प्रहरी के साथ। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।